क्लास 11 का आपका जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होते हैं, टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मैटर, जो मैटर की टेम्परेचर को 3 स्केल में मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। और हमने उसके बाद टेम्परेचर का कुछ इंटर कन्वर्जन भी डिस्कस किया था कि डिग्री सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ये सब कन्वर्जन हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जो आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट है, फर्स्ट उसमें आपकी है मास। मास यानी कि हाँ, तो आपके पास क्या रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, मास का जैसे मास है, मास का सिंबल क्या होगा, और एसआई यूनिट। तो सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है मास, मास का सिंबल क्या होता है एम, और मास की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है केजी। अब सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी है लेंथ। लेंथ का सिंबल क्या होता है स्मॉल एन, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर। नेक्स्ट चलते हैं टाइम। टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी, और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेकंड। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल जो होता है टी, और टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है केल्विन से, के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है करंट। करंट का सिंबल क्या होता है आई, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जिसकी यूनिट क्या होगी मोल। नेक्स्ट है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी जिसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होती है कैंडिला, जिसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है कैंडिला। तो ये कुछ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। अब कुछ हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, यानी कि इन्हीं यूनिट के हेल्प से हम कुछ यूनिट को नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हमें कुछ प्रीफिक्स देखने हैं। सबसे पहले जो एसआई यूनिट के होते हैं, तो मैं कुछ कॉमन प्रीफिक्स आपके सामने लेकर, प्रीफिक्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो यहाँ पे ऐड किए हैं कुछ कॉमन ही है। जैसे आपका फर्स्ट है 10 टू द पावर 24, इसके लिए प्रीफिक्स यूज क्या होगा योटा, उसके लिए सिंबल क्या होगा वाई। सेकंड है 10 टू द पावर 21, जिसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा जीटा, और इसके लिए सिंबल क्या होगा जेड। 10 टू द पावर 9, जिसके लिए यूज क्या होगा गीगा, इसका सिंबल क्या होगा जी। 10 टू द पावर 6, इसके लिए मेगा, जिसका सिंबल क्या होगा एम। 10 टू द पावर 3 किलो, जिसका सिंबल क्या होगा के। 10 टू द पावर -2 सेंटी, जिसका सिंबल सी। 10 to the power -3 मिली। 10 to the power -15 फेमटो, जिसका सिंबल क्या होगा एम। और 10 to the power -12 पिको, जिसका सिंबल क्या होगा भी। तो कुछ ये कॉमन प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट थे। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जब भी हम किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब 2 टाइप के हमें यहाँ अनसर्टेनिटी डिस्कस करनी है। एक होती है एक्यूरेसी, एक होती है प्रिसीजन। एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट। एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू, यानी कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के आसपास आ रही है तो आपकी वो क्या होगी एक्यूरेट
वैल्यू होगी, लेकिन अगर आपकी मेजरमेंट करते हुए 2 वैल्यू सेम आ रही है तो आपके पास क्या होगी, प्रिसीजन होगी। प्रिसीजन डिस्क्राइब हाउ क्लोजली द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ ए गिवन एंटाइटी एग्री, यानी कि आपस में सेम वैल्यू आना तो प्रिसीजन। अगर एक्यूरेट वैल्यू के पास आपकी वैल्यू आ रही है तो एक्यूरेसी। एक टेबल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास ये एक टेबल है, 25 होनी चाहिए। देखिए मेरे पास 4 स्टूडेंट है। फर्स्ट स्टूडेंट है देव, सेकंड स्टूडेंट है रिया, थर्ड स्टूडेंट है तनु और फोर्थ स्टूडेंट है रोहित। अब राउंड 1 आउटपुट में जो देव की वैल्यू आई मेजरमेंट की 2.80, रिया की आई 2.90, तनु की आई है 3.01 और रोहित की आई है 2.90। राउंड 2 आउटपुट में जो देव की वैल्यू आई है 3, रिया की वैल्यू है 2.90 और तनु की वैल्यू आई है 2.99 और रोहित की वैल्यू आई है 3.10। अब हमने जब इनका कैलकुलेट किया, देव का मीन आया है उसकी मेजरमेंट का 2.9, रिया का 2.905, तनु का 3.3। अब देखिए ये इसका मीन है। अब देखिए 2.80 और 3 आपस में सेम वैल्यू भी नहीं है और ना ही ट्रू वैल्यू के पास वैल्यू है, तो ना तो ये एक्यूरेट वैल्यू होगी, ना तो ये प्रिसीजन कैटेगरी में जाएगा और नहीं एक्यूरेट की। नेक्स्ट देखिए 2.91 और 2.90, जिसका मैं 2.905, तो ये वैल्यू आपस में क्या है, क्लोजली है एक दूसरे के, तो ये क्या होंगे, प्री होंगे। नेक्स्ट है 3.01 एंड 2.99। अब देखिए ये एक दूसरे के क्लोज भी है और नियर वैल्यू के क्या है, बहुत पास भी है, तो ये प्रिसीजन भी जाएंगे और एक्यूरेट भी। नेक्स्ट है 2.903। देखिए ये आपकी क्लोजली वैल्यू तो नहीं है एक दूसरे के, तो ये प्रिसीजन तो होनी प्रिसीजन तो नहीं हो सकती, तो 3.10 और 3 एक एक्यूरेट वैल्यू के पास वैल्यू है, तो आपके पास ये क्या होगी, एक्यूरेट। तो इस तरह किसी भी जब भी मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, जो हमने अभी टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। अब साइंटिफिक नोटेशन एक सिंपल वे है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, एक साइंटिफिक वे है जो किसी भी लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर को डेसिमल फॉर्म में या n इंटू 10⁻⁻10 की फॉर्म में करता है। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन इज ए वे एक्सप्रेसिंग नंबर दैट आर टू लार्ज, यानी कि नंबर क्या बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, टू स्मॉल बहुत छोटा भी, उनसे कन्वेंशनली रिटन इन डेसिमल फॉर्म, सिंस टू डू सो वुड रिक्वायर राइटिंग आउट ए इनकन्वेंशनल डिजिट। अब देखिए हमें किसी भी जो आपके पास टू लार्ज नंबर होगा स्मॉल होगा उसे n इंटू 10 टू द पावर n इंटू 10 टू द पावर n। अब जहां पे हमारा n क्या है, कोफिशिएंट है, और स्मॉल n क्या है हमारा, एक्सपोनेंट। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यू है। अगर मेरे डेसिमल की मूवमेंट, डेसिमल मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो जो डेसिमल मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, डेसिमल मूव लेफ्ट टू राइट, जो पावर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर डेसिमल मूव कर रहा है राइट, डेसिमल मूव राइट पावर, तो पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखिए मेरे पास एक एग्जांपल के थ्रू से डिस्कस करते हैं कि 278400000। अब देखिए अगर मेरा डेसिमल, मैं इस डेसिमल को यहाँ पे एक्सपोनेंट कोफिशिएंट क्या होगा आपको यहाँ तक लेके आना है, तो आप कितने डिजिट ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरी वैल्यू 2.784 इंटू, अब देखिए कितने डिजिट मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर। अब मेरी मूवमेंट का राइट टू, मेरी मूवमेंट कैसे हो रही है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो जो पावर होगी मेरे पास क्या होगी, प्लस में होगी, यानी कि जो पावर होगी मेरे पास क्या है, प्लस में होगी। अगर डेसिमल की मूवमेंट क्या है,
लेफ्ट टू राइट होगी तो जो पावर होगी वो किस में होगी मेरी, माइनस में होगी। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है 0.00083, डेसिमल कहाँ है, अब डेसिमल को मुझे यहाँ पे लेके जाना है, तो कितने 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाए 8.3 इंटू 10⁻⁻5। इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ सम ऑफ सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट, यानी कि एक नंबर होता है सर्टेन एंड सम होता है दोनों का, सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट। जैसे आपके पास एक डिजिट है 225.6, तो ये जो डिजिट होती है आपकी, ये आपकी क्या होती है, सर्टेन रहती है। लेकिन जो आपकी डेसिमल के बाद आने वाली यूनिट होती है वो क्या होती है, डाउटफुल यूनिट होती है। तो सर्टेन फिगर के कुछ रूल दिए गए हैं, उन रूल को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होगी, फर्स्ट रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। वो सब क्या होगी, जैसे मेरे पास 3.485, तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है सब में कितनी नॉन जीरो है आपकी, 1 2 3 4, तो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी, 4। इस एग्जांपल में देखते हैं कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास, 7। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट रूल को डिस्कस करते हैं, एंडिंग जीरो इन द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, यानी कि मान के चलिए 75.0, अगर डेसिमल के राइट में आपके पास जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। रूल का कहने का मतलब है, अब देखिए ये नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट, और डेसिमल के अगर राइट में नॉन है तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि डेसिमल के राइट मोस्ट में जो जीरो होगी वो भी आपके पास क्या होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं, ऑल नॉन जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, अगर जीरो किसी नॉन जीरो के बीच में आ रही है, जीरो किसी नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो वो भी आपके पास क्या होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। देखिए 4 सिग्निफिकेंट है, 6 भी, और 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आ रहा है तो ये भी क्या सिग्निफिकेंट, तो टोटल कितने होंगे, 3। अब देखिए ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो आ रही है तो ये भी सिग्निफिकेंट 3। अब डेसिमल के सबसे राइट मोस्ट में जीरो है तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितनी है आपके पास, जैसे 4.03040। अब देखिए मेरे पास ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी क्योंकि नॉन जीरो है। अब 2 नॉन जीरो के बीच में है, ये भी जीरो, 2 नॉन जीरो के ये भी, और डेसिमल के सबसे लास्ट में, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएगी, 6 है। अब देखिए इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि जो इनिशियल जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल है 007, तो ना तो ये सिग्निफिकेंट होगी, ना तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट रूल, एग्जिट नंबर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी कि आपके पास अगर कोई भी एग्जिट नंबर हो तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, इनफाइनाइट। When a number end in 0 and 0 is not right of decimal, such 0 may or may not be significant, यानी कि when a number end in a 0 and 0 is not right of decimal, यानी कि जीरो आपकी सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नॉन भी। जैसे एग्जांपल है आपके पास 200, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास, ये नहीं होगी, ये नहीं, टोटल कितने, 1। लेकिन अगर आपके पास ये 2 ये मिल गया तो आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट होगी, 1 2 3 4 5, कितनी होगी, 4। अब पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन है 2 4 6 2 4 6 4 इंटू 10⁻⁻10, अगर पावर है तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1 2 3, और टोटल कितनी हो जाएंगी, 4। तो ये कुछ रूल थे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर के किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, राउंडिंग ऑफ सर्टेन डिजिट। राउंडिंग ऑफ सर्टेन डिजिट, यानी कि हम राउंडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं रूल डिस्कस कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। आप सबसे फर्स्ट रूल, आपको बस ट्रिक चाहिए या रूल चाहिए, आपको 3 रूल ही याद रखने हैं। इन मोस्ट ऑफ द राइट डिजिट ग्रेटर देन 5 एड +1 सेकंड मोस्ट डिजिट,
कहने का मतलब है कि अगर मैं रूल फर्स्ट की बात करूं 4.69, अगर आपकी लास्ट डिजिट डेसिमल की जो राइट मोस्ट साइड में जो लास्ट डिजिट होगी अगर वो ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ी है, तो आप लास्ट डिजिट को क्या करोगे, कैंसिल करोगे और जो लास्ट से सेकंड डिजिट होगी उसमें ऐड कितना करना है, +1। तो आपके पास कितना हो जाएगा 4.7। फर्स्ट रूल यही कहता है कि अगर लास्ट आपकी जो डिजिट होगी वो ग्रेटर देन 5 है तो सेकंड मोड डिजिट में ऐड कितना करना है, +1 करना है। सेकंड रूल देखते हैं, इफ द मोस्ट राइट डिजिट लेस देन 5, यानी कि सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, 5 से छोटी है, तो आप क्या करेंगे, इसे कट करेंगे और आपकी क्या आ जाएगी 3.4। तो अगर आपकी लेस देन 5 है तो लास्ट डिजिट को कट करेंगे तो आप कितना लिखेंगे 3.4। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 आ जाए, यानी कि इन मोस्ट राइट डिजिट इक्वल टू 5, अगर लास्ट डिजिट आपकी क्या हो जाए इक्वल टू 5, जैसे 3.75 अब इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे आपके पास दो केस बन जाए, अगर सेकंड मोस्ट डिजिट ओड है, अगर सेकंड मोस्ट डिजिट इवन है। अगर सेकंड मोस्ट डिजिट आपके पास इवन है, सेकंड मोस्ट डिजिट आपके पास इवन है, तो आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन अगर सेकंड मोस्ट डिजिट आपके पास ओड है तो ऐड कितना करोगे, +1। देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट है 3.45 3.35, देखिए लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 है, सेकंड डिजिट पे चलते हैं, इवन है और तो लास्ट डिजिट को कट करेंगे, रिटेन रखेंगे। लेकिन अगर सेकंड मोड डिजिट ओड है तो उसमें कितना करेंगे, +1 और कितना नहीं 3.4। तो राउंडेड के क्वेश्चन बहुत छोटे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। अब चलिए मैं यहीं पे है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के। चलिए मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर का आप मेरे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपके पास 50, सेकेंड मेरे पास है 7.0 और थर्ड मेरे पास है 6 × 6 2 × 10⁻23 और आपके पास 4 है 4 पेंसिल। तो क्या है क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, हमें सिग्निफिकेंट फिगर राइट डाउन करनी है। तो फर्स्ट में देखिए आपके पास फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो, ये जीरो है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो ये तो नॉन जीरो है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 1। अब देखिए ये आपके पास है कितनी होगी 1 2 3, तो कितनी होगी आपके पास 3। इससे में देखिए 10 टू अगर पावर में है तो पावर टू सिग्निफिकेंट में आउट नहीं, कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, टोटल कितनी हो जाएगी 4। अगर आपके पास इस तरह 4 पेंसिल तो इसमें कितनी होती है इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहीं पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो है आपका 2/1000। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 0.00048 और थर्ड मेरे पास क्वेश्चन है 2 3 4 4 8.5।
तो देखिए बताइए कि इसे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब नीचे वाले को देखिए डेसिमल कहाँ है आपका, यहाँ पे तो 1 2 3 4, तो मेरे पास क्या 4.8 इंटू 10⁴। अब डेसिमल की लेफ्ट टू राइट तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, नेगेटिव में। अब नीचे वाले क्वेश्चन पे देखिए डेसिमल आपके पास कहाँ है, तो मूव किस तरह करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3, तो आपके पास आंसर क्या होगा 3.3485 इंटू 10⁻3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कि जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के ऊपर कुछ कंसेप्ट दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो किसने, ये साइंटिस्ट के नाम पर ही इसके थ्योरी का नाम है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने एटम के ऊपर क्या कहा था कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट इनका था कि मैटर इज ए मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, मैटर इज ए मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल। मैटर बना होता है वो छोटे से पार्टिकल से, इंडिविजुअल से डिवाइड ना किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे सब आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होंगे, जैसे मास सेम मास हो, सेम शेप हो, सेम साइज हो। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक आ जाता है, तो हमारी डिस्कवरी हुई आइसोटोप की। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास सेफ साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट में अलग अलग एटम होंगे, उनके मास भी होंगे, शेप भी होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। एन एटम कैन नेदर बी क्रिएट और नो डिस्ट्रॉय, एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल। एटम क्या एक छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड बट दे कंबाइन सिंपल हो रेशियो, यानी कि एटम किसी भी दूसरे के साथ कंबाइन करता है तो एक सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो क्या सिंपल होल नंबर शायद, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं CO2 का फॉर्मेशन, तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:2। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटम और डिफरेंट एलिमेंट डिफर मास, यानी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम और डिफरेंट एलिमेंट डिफर मास साइज एंड वॉल्यूम। जैसे आइसोटोप क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या डिफरेंट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप एंड आइसोबार, आइसोटोप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आइसोबार को भी एक्सप्लेन, आइसोटोप आइसो टोप आइसो बार। आइसोटोप क्या कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाए सेम लेकिन मास नंबर क्या हो जाए डिफरेंट। और आइसोबार क्या होते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर क्या हो जाए सेम। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम कंबाइन फॉर्म, यानी कि ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम दूसरे कंबाइन कर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एन एटम इज ए डिविजुअल, यानी कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी जानते हैं एटम मेड बाय 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये फर्स्ट थ्योरी आई थी जॉन डाल्टन ने जो गिवन थी। इस थ्योरी के ज्यादा एडवांटेज यानी कि ज्यादा यूजफुल ये थ्योरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने बहुत वर्क किया है। तो ये फर्स्ट थ्योरी थी जिसके कुछ ड्रॉबैक भी आए हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन ए केमिकल रिएक्शन टू एंड मोर सबस्टेंस कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म न्यू प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि टू एंड मोर सबस्टेंस, एक सबस्टेंस आपका ए है एक सबस्टेंस आपका बी है, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ए की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, बी की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, दोनों आपस में कंबाइन कर ए बी
कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ, दे आर कॉल्ड लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब एक केमिकल रिएक्शन में ये और बी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं तो नहीं क्या रिएक्टेंट बी ए बी रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, फॉर्म। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के आपके पास कितने लॉ हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ डिफाइनाइट कांस्टेंट प्रोपगेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपगेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपगेशन और एवोगैड्रो लॉ। चलिए फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो इस लॉ को गिवन दिया था सबसे पहले एंटोनी लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर ने दिया था, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन होते थे, एंटोनी लेवोसियर। इन्हीं साइंटिस्ट ने लोग यह बताया, इन्होंने क्या कहा था, इन ए फिजिकल एंड केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द प्रोडक्ट। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में जितना मास टोटल साइड रिएक्टेंट साइड का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट साइड का। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का, और मास को ना तो क्रिएट करेंगे और ना ही डिस्टोर्ट करेंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इस लॉ की भी कुछ लिमिटेशन थी, जैसे दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये केस क्या है आपका एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन मास इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेके चलूं जो सबसे पढ़ाया जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम थर्मली डिकम्पोजिशन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो फर्स्ट ये लोग क्या कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल किसके होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए रिएक्टेंट में आपको क्या, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का मास होता है 40, एक कार्बन का मास होता है 12, प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 3 का कितना होगा 42। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आता है 100 ग्राम। अब रिएक्टेंट साइड का मास